SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए ख़ास होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आज 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अहम आर्टिकल्स हैं वो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आपने इन आर्टिकल्स का नंबर याद रखना है और किस बारे में है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसा कि आर्टिकल 2A जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। इसको सब्सटेंटिव पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में कौन कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 1 रिपब्लिक एंड टेरिटरीज़, ठीक है। इसमें पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसकी जो टेरिटरीज़ हैं उनकी डेफिनेशन की गई है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 5 जो है वो लॉयल्टी टू स्टेट उसके बारे में है, ठीक है। तो जैसा कि लॉयल्टी इज़ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 5 है लॉयल्टी के बारे में, ठीक है। आपने अपने स्टेट से लॉयल रहना है। आर्टिकल 6 आप याद रखेंगे, ये हाई ट्रीजन के बारे में है, ठीक है। एनी अब्रिगेशन सबवर्जन और सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हाई ट्रीजन, ठीक है। और इसकी क्लास 2 जो है वो है किसी की मदद करना, अबेटमेंट केस जिसको बोलते हैं, और कंस्पिरेसी टू डू सो इज़ ऑल्सो हाई ट्रीजन, ठीक है। तो ये आर्टिकल 6 में आता है जो कि हाई ट्रीजन से रिलेटेड है। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वहाँ से कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट होकर 28 तक जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 टू 28 ये फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आर्टिकल 9 जो है यहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन उसके हवाले से ये यहाँ मेंशन है कि नो डिप्रीवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आर्टिकल 9 जो है वो पर्सनस जो है लोगों की सिक्योरिटी के बारे में है। और आर्टिकल 10 जो है वो सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि बंदा अरेस्ट हो गया तो उसके क्या सेफ गार्ड्स हैं। तो उसकी क्लास 2 जो है आर्टिकल 10 की वो जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसको राइट टू काउंसिल प्रोवाइड करती है। और क्लास 4 जो है वो पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये आर्टिकल 10 की क्लास 4 है, ठीक है। कि जो भी बंदा पकड़ा गया है वो 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा, आर्टिकल 10 की क्लास 4 के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है बड़ा अहम है, आपने इसको भी याद रखना है, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो कौन सा आर्टिकल है। राइट टू फेयर ट्रायल तो ये आर्टिकल 10A है। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। इसको जब 18वीं तरमीम की गई थी तब इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया था। और आर्टिकल 11 जो है वो स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर के हवाले से है कि स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ बैंड, ठीक है। तो ये आर्टिकल 11 है। और आर्टिकल 14 जो है वो इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी, ठीक है। कि इंसान की जो डिग्निटी है पाकिस्तानी मर्द की औरत की उसको वायलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 है ये। फिर आर्टिकल 15 जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से है। आर्टिकल 16 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली के हवाले से है। आर्टिकल 17 जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू फॉर्म यूनियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़।
आप अपनी पोलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं आर्टिकल 17 के मुताबिक। और आर्टिकल 18 जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस के हवाले से है। और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से है। ठीक है, कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। फिर आर्टिकल 19A जो है ये आपने याद रखना है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी यहाँ पे काम करती है तो वो जो अवाम है उनका ये अधिकार है कि वो उसको जाने कि एक गवर्नमेंट जो है वो क्या प्लान कर रही है, ये गवर्नमेंट का क्या मंसूबे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं आर्टिकल 19A। आप इसको याद रखेंगे, ये भी 18वीं तरमीम के बाद इसको इंसर्ट किया गया था। फिर आर्टिकल 20 जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से है। ठीक है, और आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस के हवाले से है कि अगर कोई आपके रिलीजन में किसी किस्म का आपको टैक्स लगाते हैं तो जो गैर मुस्लिम है वो इससे एग्जेम्प्टेड हैं। तो उसके बाद आता है जी आर्टिकल 23 टू 24 जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स को एड्रेस करता है। और आर्टिकल 25 जो है ये पेपर में उसने पूछा हुआ है, ये इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स को एड्रेस करता है आर्टिकल 25। तो इसकी क्लास 2 के मुताबिक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, उसके बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा मर्द औरत में। क्लास 3 इसकी जो है 25 की परमिट्स अफर्मेटिव एक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो बेसिकली इक्वलिटी को एड्रेस करता है जी सिटीजन्स की को आर्टिकल 25। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है आर्टिकल 25A। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये भी पेपर में उसने पूछा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल आपको इसकी गारंटी देता है, आर्टिकल 25A। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 16। ठीक है, तो आर्टिकल 25A जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं इस्लामिक प्रोविज़न के हवाले से। तो इसमें आर्टिकल 21 जो है वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ठीक है, उसकी बात करता है। प्रमोट टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, इसमें ज़कात का क्या कंसेप्ट है वो सारे आर्टिकल जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 31 जो है वो इसको कवर करता है। ठीक है, आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 227, ठीक है, ओ लॉज टू कन्फर्म टू कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, आर्टिकल 227 के मुताबिक 227वां आर्टिकल कहता है कि कोई भी कानून पास नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ जाए। फिर आर्टिकल 228 इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के बारे में है। ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो आर्टिकल 228 के मुताबिक है, जो कि पार्लियामेंट को इस्लामिक लॉज के बारे में ब्रीफ करती है, एडवाइस करती है। नेक्स्ट जो है वो कुछ आर्टिकल्स हैं पार्लियामेंट के हवाले से, जिसको मजलिस शूरा भी बोलते हैं। तो पार्लियामेंट की जो कंपोजिशन है वो आर्टिकल 50 के मुताबिक होती है। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असम्बली प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी आपने कुछ बिल मंजूर करवाना है तो नेशनल असम्बली पास करेगी, फिर सेनेट पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, तो फिर वो लॉ बनेगा। ये आर्टिकल 50 इसको एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 51 जो है वो नेशनल असम्बली की बात करता है, नेशनल असम्बली की कंपोजिशन। ठीक है, और फिर इसी का इसकी जो क्लास 3 है, आर्टिकल 51 की क्लास 3 वो जो नेशनल असम्बली में वुमेन की रिज़र्व्ड सीट्स हैं और जो मिनॉरिटीज़ की रिज़र्व्ड सीट्स हैं उनकी बात करती है। तो आर्टिकल 51 की क्लास 3 के मुताबिक नेशनल असम्बली में औरतों की जो तादाद होगी वो 60 होगी, और जो गैर मुस्लिम है उनकी तादाद 10 होगी। ठीक है, 10 फॉर नॉन मुस्लिम्स। उसके बाद आर्टिकल 58 जो है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने के हवाले से है। ठीक है, तो आर्टिकल 58 2B बड़ा फेमस है, आप सबको पता है। ये प्रेसिडेंट की पावर रही है शुरू में। ये अब इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, प्रेसिडेंट मे डिज़ोल्व ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। ठीक है,
तो अब जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर नेशनल असम्बली को तहलील कर सकता है। तो आर्टिकल 58 जो है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने के हवाले से है, ठीक है। और आर्टिकल 59 जो है वो सेनेट की कंपोजिशन के हवाले से है, ठीक है। और इसकी क्लास 2 एक्सप्लेन करती है कि जो सेनेट के हाफ सेनेटर्स हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। 6 साल इसकी मुद्दत होती है और 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं। तो आर्टिकल की कंपोजिशन सेनेट की कंपोजिशन जो है वो आर्टिकल 59 इसको एक्सप्लेन करता है। तो उसके बाद जी आर्टिकल 62 आता है जो एक्सप्लेन करेगा कि क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल मेंबर्स, ठीक है। तो आपके सेनेटर्स हों, आपके नेशनल असम्बली के एमएनएज़ हों, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आर्टिकल 62 उसको देखता है कि ये जो मेंबर्स हैं ये सादिक और अमीन होने चाहिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल 62 है जो कि इनकी क्वालिफ़िकेशन देखेगा। तो आर्टिकल 63 जो है वो मेंबर्स की डिसक्वालिफ़िकेशन की बात करता है कि इनको डिसक्वालीफाई ये कैसे होंगे, ठीक है। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकती है। तो आर्टिकल 63 के मुताबिक डुअल नेशनलिटी होल्डर जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, जिसका अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, कुछ दिमागी हालत अच्छी ना हो, वो भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। या डिफ़ॉल्टिंग पर्सन हो, ठीक है, लोन्स वगैरह लिए हों, या क्रिमिनल कन्विक्ट पर्सन हो, तो क्रिमिनल कन्विक्टेड ये भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 63 जो है वो मेम्बरान की डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। तो एक नेक्स्ट आर्टिकल है 63A, ठीक है, डिफेक्शन क्लास जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लास, इसको आपने याद रखना है कि मेंबर लूजेस सीट इफ़ दे डिफेक्ट फ्रॉम पार्टी लाइंस ऑन की वोट्स, ठीक है। तो अगर वो पार्टी के जो मामलात हैं वो उनसे वो इनहराफ करेगा तो फिर उसको उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लग जाएगी। तो डिफेक्शन क्लास को आर्टिकल 63A एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है जी आर्टिकल 66। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, ठीक है, ये आर्टिकल 66 के मुताबिक है। और फिर आर्टिकल 70 जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करेगा। नेक्स्ट आगे आ जाएं जी, कुछ आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट और एग्जेक्टिव जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है उनके हवाले से, ठीक है। तो आर्टिकल 41 जो है वो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ़ द स्टेट बनाता है, आर्टिकल 41। और आर्टिकल 43 के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान होगा वो प्रेसिडेंट के अलावा कोई और ओहदा जो है उसको उस पर बराजमान नहीं हो सकता, ठीक है। किसी और बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो जस्ट प्रेसिडेंट ही रहेगा। तो ये इस बात को आर्टिकल 43 कन्फर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसकी जो मुद्दत होगी प्रेसिडेंसी की वो 5 ईयर्स है, ठीक है। और देन आता है आर्टिकल 48, ठीक है। तो आर्टिकल 48 के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो हाँ जी, आर्टिकल 48 के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए लाजमी है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस हो उसको उसको वो इंटरटेन करे। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 91 ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है। आर्टिकल 91 के प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली से इलेक्ट होगा। आर्टिकल 91 इस चीज़ को बयान करता है। आर्टिकल 92 जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स की बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 93 एडवाइज़र्स जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनकी बात करता है। आर्टिकल 95 इसको भी आपने याद रखना, बड़ा फेमस है। आर्टिकल 95 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कौन सा आर्टिकल इसकी इजाज़त देता है? आर्टिकल 95, ठीक है। तो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो असम्बली में आपके पास 20% के करीब लोग हों तो आप प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो आर्टिकल 95 इसको एड्रेस करता है। तो नेक्स्ट जो है जी आगे कुछ आर्टिकल्स हैं जुडिशरी के हवाले से, तो इनको भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 175 ये कोर्ट्स के बारे में कि अदालतें बनाई जाएंगी आर्टिकल 175 के मुताबिक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बनेगी, हाई कोर्ट्स बनेगी, लोअर कोर्ट्स का इजरा होगा।
आर्टिकल 177 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस उनकी बात करता है, जिनको प्रेसिडेंट जो है वो बनाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 177 के मुताबिक। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, बड़ा फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 184 की क्लास 3। ठीक है, 184 की क्लास 3 ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सुमोटो ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि Supreme Court can act directly in matters of public importance relating to fundamental rights। ठीक है, तो ये सुमोटो एक्शन को एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 184 की क्लास 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है जी आर्टिकल 199 के ये हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स। ठीक है, तो जी नेक्स्ट है जी आर्टिकल 203, तो ये फेडरल शरिया कोर्ट की बात करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 209, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है। आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते होते हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 मेंबर्स होते हैं टोटल। उसमें जो इसका चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, और फिर 2 मोस्ट सीनियर जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आफ्टर चीफ जस्टिस वो इसके मेंबर होते हैं। तो 2 मेंबर्स जो हैं वो हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिया जाता है और दूसरा किसी भी कोर्ट का सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस होता है या जज होता है उसको लिया जाता है। तो टोटल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 मेंबरान होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इनका काम होता है डील्स विद रिमूवल ऑफ जजेस फॉर मिसकंडक्ट। ठीक है, कोई जज जो है मिसकंडक्ट कर रहा हो, ठीक है, उसका मुर्तकिब हो, तो उसको रिमूव किया जाता है इस काउंसिल के ज़रिए। तो नेक्स्ट जो आप कुछ आर्टिकल्स हैं इलेक्शन और गवर्नेंस के हवाले से। तो आर्टिकल 218 218 आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को सुपरवाइज़ करेगा आर्टिकल 218 के मुताबिक। और आर्टिकल 224 के मुताबिक आर्टिकल 224 जो है वो इलेक्शन की टाइमिंग की बात करता है कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे विद इन 60 डेज़ नेशनल असम्बली के डिज़ाल्व होने के बाद। और उसके बाद ही आर्टिकल 232 है, वो एमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर स्पेसिफिक थ्रेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 232 है। फिर आर्टिकल 242 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। और प्रोविंशियल जो पीसीएस वगैरह होते हैं, पीपीएससी होते हैं, उनकी बात करता है आर्टिकल 242। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से है। नेक्स्ट है जी अच्छा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, कि जो भी फेडरेशन और प्रोविंस के दरमियान जो आपस में कुछ मामला होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनको डील करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सीसीआई के नाम से। तो इससे भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, पूछता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल इस से डीलिंग करता है। तो आर्टिकल 153 जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है। जैसा कि सूबों और जो वफाक होता है उसके दरमियान वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ऑयल एंड गैस पे, नेचुरल रिसोर्स पे मामला होते हैं, तो उनको ये एड्रेस करते हैं। तो इसमें जी 8 मेंबर्स होते हैं टोटल, 8 मेंबर्स होते हैं। और इसको जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और चारों सूबों के वज़राए आला इसके मेंबर होते हैं। और फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको 3 के करीब फेडरल मिनिस्टर्स को ले जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करता है। तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, चारों सूबों के वज़राए आला होते हैं और 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। और उसके बाद जी मिलिट्री का क्या रोल है, तो उसको कौन कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफ़ाइन करता है। तो आर्टिकल 243 जो है वो इस बात की को एक्सप्लेन करता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
उनके फॉर्मल सुप्रीम लीडर जो होंगे, सुप्रीम कमांडर होंगे, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होंगे आर्टिकल 243 के मुताबिक। और आर्टिकल 244 के मुताबिक आर्म्ड फोर्स के ओथ की बात की जाती है कि ये to bear true faith and allegiance to Pakistan and not to engage in political activities। तो आर्टिकल 244 के मुताबिक जो है वो इनके ओथ की बात करता है कि ये पाकिस्तान की खिदमत पे हर वक्त मामूर रहेंगे और ये पॉलिटिक्स से ये दूर रहेंगे, ठीक है, आर्टिकल 244 के मुताबिक। और उसके बाद जी आर्टिकल 245 के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेस की ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, जो ख़तरात हैं, थ्रेट्स हैं, उनसे वो महफूज बनाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी क्लास 2 के मुताबिक वो सिविल जो पावर होगी उस गवर्नमेंट उसकी भी मदद करेंगे जो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो उनसे निकलने के लिए, जैसे कोई सलाबी सूरत पैदा हो जाती है या कुछ मामलात कहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो इनको बुला सकती है आर्टिकल 245 की क्लास 2 के मुताबिक, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास नेशनल लैंग्वेज के हवाले से पूछते हैं कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो आर्टिकल 251 जो है वो नेशनल लैंग्वेज के हवाले से है, ठीक है, आर्टिकल 251। तो आर्टिकल 251 की क्लास 1 के मुताबिक उर्दू शेल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आर्टिकल 251 की क्लास 1 के मुताबिक उर्दू शेल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट मस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर उर्दू टू बी यूज्ड ऑफिशियली। तो इसकी क्लास 2 है जी आर्टिकल 251 की, इंग्लिश कैन कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल यूज़ अंटिल अरेंजमेंट्स फॉर उर्दू आर कंप्लीटेड, ठीक है। जब तक उर्दू के मामलात हल नहीं होते तब तक आप इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और बेसिकली until all systems switch to Urdu, English can stay in official business, ठीक है, वो यही बात कर रहा है। तो इस आर्टिकल 251 की क्लास 3 है, प्रोविंसेस लाइक सिंध, KPK, पंजाब एंड बलूचिस्तान can use regional language in education and they can promote local literature and culture in their local languages। ओके तो ये आर्टिकल 251 जो है ये नेशनल लैंग्वेज के हवाले से है और उसकी 3 क्लासेस मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी हैं। तो जी अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक और आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान पेनल कोड से है, ठीक है, पाकिस्तान पेनल कोड से है, PPC से है। तो ब्लेसफेमी लॉज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 295, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा होता है या बाज़ बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो ये है जी आर्टिकल 295 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, ठीक है, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये पाकिस्तान पेनल कोड का आर्टिकल 295 है। तो इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास, तो ये आर्टिकल 295 है। तो इसकी आगे 3 सेक्शंस हैं, आर्टिकल 295A, 295B एंड 295C। तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। 295A जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि डिलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, ठीक है, तो इसके लिए 295A लगता है। और डिफाइलिंग ऑफ द होली कुरान, अगर कुरान पाक की बेहरमती की जाए तो उसके लिए आर्टिकल 295B लगता है, ठीक है, तो इसकी सज़ा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। और नेक्स्ट है जी आर्टिकल 295C, ठीक है, तो यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सरकार की अगर शान में गुस्ताखी की जाए तो फिर आर्टिकल 295C लगता है, ठीक है, तो इसकी सज़ा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ अहम कानूनी निकात थे और कानूनी आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो मैंने आपके सामने रखे हैं वन पेपर के हवाले से। इनमें से अक्सर कभी कभार वो पूछ लेता है, तो ये आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org.
blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.